मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता के मापन के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि PFA 1954 क्या कहता है। ठीक है, तो PFA का मतलब होता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। ठीक है, जिसमें खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954 ये कहता है कि मिलावट में नियंत्रण पाने के लिए कुछ मानक तैयार किए जाएंगे, जिसमें समय समय पर संशोधन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो 1954 PFA लागू किया गया उसमें ये बताया गया कि भोज्य पदार्थ की जो गुणवत्ता है, ठीक है, उसके मापन के लिए कुछ मानक तैयार किए जाएंगे, जैसे A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। ठीक है, तो वो ग्रेड जो है वो भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता को बताएंगे, जैसे कौन सा भोज्य पदार्थ श्रेष्ठ है, फिर उत्तम है, फिर अच्छा है और खराब है। तो इस तरह से कैटेगरी को निर्धारित करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ गोडाउन है, मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे चीज़ों को हम लोग स्टोर करके रखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जल्दी चीज़ें खराब होने वाली रहती हैं उसको पहले खर्च करते हैं, फिर उस जो थोड़ा उससे ज़्यादा समय तक, इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो इस जो PFA जो बनाया गया था, ठीक है, तो उसके अंतर्गत एक मानक तैयार किया गया कि इसकी जो गुणवत्ता है, मतलब कि गुणवत्ता के अनुसार कैटेगरी निर्धारित की गई, जिसमें ये भी कहा गया था कि समय समय पे इसमें सुधार भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके संशोधन कार्य, इसका जो संशोधन कार्य था प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन के जो संशोधन कार्य था उसको ACCFS द्वारा किया जाता था। ठीक है, इसका मतलब मिलावट में नियंत्रण पाने के लिए जो संशोधन कार्य किया जाता था वो ACCFS द्वारा किया जाता था। ACCFS का फुल फॉर्म होता है अ सेंट्रल कमिटी फॉर फूड स्टैंडर्ड। ठीक है, जिसमें भोज्य पदार्थों में मिलावट परीक्षण हेतु सबसे पहले कलकत्ता में फूड लेबोरेटरी स्थापित की गई थी और उसमें भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता का मापन किया जाता था। ठीक है, उसके बाद मैसूर में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CFTRI की स्थापना की गई थी, जहां पे भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता था और बताया जाता था कि ये भोज्य पदार्थ उत्तम है, श्रेष्ठ है अथवा नहीं है। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं, कलकत्ता और मैसूर, इन दोनों जगह पे सबसे पहले क्या हुआ, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु, गुणवत्ता के परीक्षण हेतु अधिनियम बनाए गए थे, मतलब लेबोरेटरी खोले गए थे। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि उत्पादन, जिसे हम कहते हैं कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों भी भोज्य पदार्थों के गुणवत्ता के मानक हेतु ही तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है वो भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता को जांच करते हैं और फिर वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला गुणवत्ता मापन के लिए इंटरनेशनल कोड एलिमेंटेशन कमीशन बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और गुणवत्ता में वृद्धि लाना, जिससे फूड ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, और इसका गुणवत्ता मापन जो था, मानक जो था, वो ये था कि वजन और पौष्टिकता आदि के अनुकूल जो भोज्य पदार्थ हो उनको रखा जाए। ठीक है, यानी कि जो हमारा शरीर है इसके अनुसार जो भोज्य पदार्थ है उनका पौष्टिकता अनुकूल रखा जाए। ठीक है, अगला FPO यानी कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फल उत्पाद आदेश लागू किया गया था 1946 में। ठीक है, 1946 में FPO की स्थापना की गई थी, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर की, और इसको 1955 में लागू किया गया था आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार से हम फलों का संरक्षण कर सकते हैं और उसको बिना पौष्टिकता नष्ट हुए सुरक्षित रख सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, अभी हाल में FPO ने बहुत सारे चीज़ों पे कंट्रोल किया है, जैसे जो कैल्शियम कार्बाइड डाल करके आम पकाए जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, और भी बहुत सारे केमिकल का प्रयोग किए जा रहे हैं जिन पर FPO और FSSAI ने पूरी तरह से रोक लगा दिया है, जिसके कारण जो लोग हैं वो जब सेवन कर रहे हैं फलों को, तो वो एक जहर की तरह काम कर रहा है, न कि एक पौष्टिकता के तहत काम कर रहा है। जैसे अभी आम का मौसम है तो आम पर रोक लगाया गया है, जो कि जो
कैल्शियम कार्बाइड और अन्य केमिकल के द्वारा पकाए गए हैं, लेकिन नेचुरल रूप से जो पके हुए आम है उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में 2 मानक तैयार किए गए हैं भोज्य पदार्थों के पौष्टिकता एवं गुणवत्ता को मंजूरी देने के लिए। ठीक है, पहला है एग मार्क, जो सभी कृषि उत्पादक हेतु तैयार किया गया है और ये 1937 में लागू किया गया था। ठीक है, इसमें ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी कि मार्केट में भोज्य पदार्थों को भेजने के लिए एक ग्रेडिंग व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, जिसके तहत गुणवत्ता एवं पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए क्या किया गया था, मानक तैयार किया गया था। इस मानक के अंतर्गत जो बहुत अच्छा भोज्य पदार्थ होता था उसको विशिष्ट श्रेणी में यानी कि ग्रेड 1 में रखा जाता था, और फिर उत्तम श्रेणी यानी कि ग्रेड 2 में, अच्छी श्रेणी का जो होता था उसे ग्रेड 3 में, और जो साधारण श्रेणी का होता था उसे ग्रेड 4 में, यानी कि 4 मानक तैयार किए गए थे एक मार्क के द्वारा, जिसके द्वारा ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग की जाती थी। ठीक है, और दूसरा मानक था भारतीय मानक संस्थान यानी कि ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, 1952 में इसको लागू किया गया था। और ये जो ISI का प्रमाण था वो सभी फैक्ट्री उत्पादों हेतु गुणवत्ता की गारंटी देना था। यानी कि आप देखे भी होंगे कि बहुत सारे भोज्य पदार्थों पे के डब्बे पे एग मार्क और ISI का होल मार्क लगा होता है। ठीक है, तो जो एग मार्क का होल मार्क लगा रहता है वो सभी कृषि उत्पादकों के लिए लगा रहता है, जितने भी मतलब भोज्य पदार्थ हैं उसको लिए। और ISI का जो प्रमाण होता होगा वो सभी प्रकार के फैक्ट्री उत्पादक के लिए एक गारंटी देता है कि ये जो भोज्य पदार्थ है इसमें पौष्टिकता एवं गुणवत्ता बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। इसीलिए कहा जाता है कि एग मार्क और होल मार्क देख करके ही लेना चाहिए, यानी कि एग मार्क और ISI का प्रमाण देखकर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जब हमारा जो खाद्य पदार्थ हम लिए रहते हैं, भोज्य पदार्थ लिए रहते हैं, वो अगर खराब होता है तो हम उसके लिए एक्शन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।